गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह का पद्य खंड का 5वां अध्याय घर की याद, जो कि हिंदी के प्रमुख साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले भवानी प्रसाद मिश्र का परिचय जानना आपके लिए आवश्यक है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 में टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम, तुम आते हो, इदम न मम आदि इनके द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं हैं। इनको अपनी रचनाओं के ऊपर साहित्यिक सम्मान के रूप में विभिन्न सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें साहित्य अकादमी सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से इनको अलंकृत किया गया है। इनकी मृत्यु सन 1985 में हुई। जब हम इनके लेखन की बात करते हैं तो सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम माना जाता है भवानी को। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख माने जाते हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन करके कविता और गांधी जी के बीच सेतु यानी पुल का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते मतलब गद्य की तरह लगते हुए वाक्य के विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के यानी संसार के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना देते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर दिखाई देता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी है, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और शोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर मतलब प्रतिक्रिया नहीं करते उसके ऊपर, बल्कि वो सृजनात्मक दिखाई देता है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की है। घर की याद कविता में घर के मर्म का, घर के रहस्य का, घर के दुख का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती हुई दिखाई देती है। कवि के स्मृति संसार में उनके परिजन एक एक करके शामिल होते जाते हैं और घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना के रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए, इस कविता में श्रावण मास है, श्रावण में बारिश बरस रही है, कवि जेल में बंद है, पूरी रात से पानी गिर रहा है। उस गिरते हुए पानी को देखकर इनको घर की याद आती है और इनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। तब अपने घर के से दूर रहने की जो पीड़ा थी वो इनके स्वरों में इस कविता के रूप में दिखाई दे रही है। कवि अपने मनोभावों को इस कविता के रूप में अभिव्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको अपने माता पिता, भाई बहन के साथ साथ माँ के प्रेम की, पिता के अपनत्व की, पिता के प्रेम की जो पीड़ा हो रही है, मतलब इनको याद आ रही है, उसकी अभिव्यक्ति कवि के द्वारा यहाँ पर की गई है।
कवि अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। कवि कह रहा है उस पानी को गिरते हुए देखकर, श्रावण मास की बारिश को गिरते हुए देखकर कवि कह रहा है कि आज जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्या गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, चारों तरफ पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और पानी बहुत अधिक मात्रा में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं रात भर से देख रहा हूँ कि ये पानी रात भर से मुझे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे ये पानी मुझे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है वो वैसे वैसे मेरे प्राण और मेरा मन अपने परिवार की याद से घिरता जा रहा है, अर्थात परिवार की याद मेरे मन पर और मेरे प्राणों पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तत्पश्चात कवि कहते हैं कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, कि जब मैं बाहर देखता हूँ तो मुझे क्या गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अधिक मात्रा में पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस गिरते हुए पानी के साथ साथ मेरे को जब घर की याद आ रही है तो मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही है और उस अश्रुधारा में मेरा घर मेरी नज़रों में मुझे तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। तत्पश्चात कवि कहते हैं कि घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कि अपने घर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आज मैं जेल में बंद हूँ, जेल में मेरा प्रवास है और वो घर मुझसे दूर हो चुका है। तो उस दूर स्थित घर के बारे में कहते हैं कि घर की मुझसे दूर है जो, कि वो घर कैसा है, आज वो मुझसे बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि पहले मैं घर में था और आज मैं कहाँ पर हूँ, मैं जेल में बंद हूँ। और घर खुशी का पूर है जो, पूर यानी संपूर्ण या भरा हुआ या खजाना जिसे कह सकते हैं, कि वो घर कैसा है, वो खुशियों से पूर्ण है, अर्थात उस घर में क्या है, समस्त खुशियाँ विद्यमान हैं और वो घर को क्या मानता है, खुशियाँ प्रदान करने वाला मानता है। इसलिए कहता है कि घर खुशी का पूर है जो, कि वो घर हमें हमेशा खुशियाँ प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपने परिवार का चित्रण करते हुए कहते हैं कि घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। यहाँ पर देखिए परिताप के घर क्यों कहा घर को, क्योंकि ध्यान रखना बहन जब आती है तो अपने सभी भाइयों से, परिवार से पूरी तरह से मिलना चाहती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, और भाई तो घर पर विद्यमान है और ये स्वयं कहाँ पर हैं, ये जेल में बंद हैं, सबसे बड़े हैं, सबके स्नेह के पात्र हैं, माता पिता का भी विशेष स्नेह इनको प्राप्त है। परंतु आज ये जब नहीं मिलेंगे तो वो घर जो खुशियों का प्रदान करने वाला है, आज वो उनकी बहन के लिए क्या बन जाएगा, परिताप का घर यानी दुख प्रदान करने वाला बन जाएगा। तो उसका चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि घर में 4 भाई, कि जब मैं घर की याद आती है तो मुझे घर में क्या दिखाई देते हैं, मेरे अतिरिक्त मेरे जो 4 भाई हैं उन चारों भाइयों की याद भी मुझे आती है। और मायके में बहन आई और मुझे ऐसा लगता है कि अपने भाइयों से मिलने के लिए आज बहन भी अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके में आ गई है। बहन आई बाप के घर, वास्तव में वो बहन किसके घर पर आई है, वो मायके में नहीं बल्कि अपने पिता के घर पर आई है। और वो घर क्या बन गया उसके लिए, हाय रे परिताप के घर, कि हाय आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर जो उसके पिता का था, वो घर जो जहाँ उसे ममता प्राप्त हुई थी, वो घर जहाँ उसे भाइयों का स्नेह प्राप्त हुआ था, वो घर आज उसके लिए क्या बन चुका है, परिताप का यानी दुखों का घर बन चुका है। तत्पश्चात कहते हैं कि घर में सब जुड़े हैं, कि मेरा घर ऐसा है कि सब मुझे वहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, अर्थात कोई भी किसी से अलग दिखाई नहीं देता, सबकी इतने कब जुड़े हैं। और जब मैं सबकी याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना सब कब जुड़े हुए हैं, अर्थात जब मैं बचपन से देख रहा हूँ कि सब एक दूसरे से इसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। और मेरे घर में कौन है, 4 भाई 4 बहनें, कि मेरे अतिरिक्त 4 भाई और 4 बहनें मेरे घर में हैं, भुजा भाई प्यार बहनें। और उस घर को जब मैं सोचता हूँ तो भाई उस परिवार की भुजा बने हुए हैं और बहनें उस घर का प्यार बनी हुई, अर्थात भाई तो उस घर के रक्षक हैं और बहनें उस घर में प्यार का संचार करने वाली है, सब पर अपना प्रेम लुटाने वाली है। तत्पश्चात कवि अपनी माँ की वास्तविक स्थिति का चित्रण करते हुए, उसकी अशिक्षित अवस्था का चित्रण करते हुए, उसकी दुखद अवस्था का चित्रण करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। और जब मैं माँ की बात करता हूँ तो माँ मुझे कैसे दिखाई देती है, मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है, वो मुझे उस घर में दिखाई देती है
दुख में वह गड़ी मेरी, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ पूरी तरह से दुखों से गड़ी हुई है, यानी बनी हुई है, दुखों से निर्मित है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि माँ ने अपने जीवन में कभी सुखों को नहीं देखा। अब माँ के ममता, अपनत्व, प्रेम और वात्सल्य का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं यहाँ पर कि माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, कि मेरी माँ ऐसी है कि अगर हमने कभी उसकी गोद में सिर रख लिया तो हमें कभी दुखों का एहसास नहीं होता। अर्थात माँ ने कभी भी हमें हमारे जीवन में दुखों की अनुभूति नहीं होने दी। तत्पश्चात उसके स्नेह की, उसकी ममता की धारा का प्रभाव बताते हुए कवि कहते हैं कि माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, यानी मेरी माँ की स्नेह धारा का प्रभाव कैसा है कि उसका पसारा यानी उसका फैलाव, उसकी व्यापकता मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब है कि मेरी माँ की प्रेम की अनुभूति मुझे यहाँ पर भी महसूस हो रही है, या मेरी माँ का जो प्रेम हमारे प्रति था उसका अभाव मुझे आज यहाँ भी दिखाई दे रहा है। उससे लिखना नहीं आता। अपनी माँ की अशिक्षित अवस्था का चित्रण करते हुए कहते हैं कि उससे लिखना नहीं आता, कि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो लिख करके अपने मनोभाव को पत्र के माध्यम से अभिव्यक्त कर दे। उससे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, कि अगर उसे वास्तव में लिखना आता तो आज वो क्या करती, अपने मनोभावों को, अपने प्रेम को, अपनी ममता को पत्रों के माध्यम से लिखती, और उसका पत्र मुझे यहाँ पर भी प्राप्त हो सकता था। तत्पश्चात अपने पिताजी का चित्रण करते हुए कहते हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि मेरे पिताजी कैसे हैं, पिताजी ऐसे हैं कि आज भी जोश, उत्साह और ऊर्जा से भरे हुए हैं। उनकी उम्र भले ही बढ़ रही है परंतु मुझे ऐसा लगता है कि बुढ़ापा उनको प्रभावित नहीं कर पा रहा है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि मेरे पिताजी ऐसे हैं जिनको बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी प्रभावित नहीं करता, अर्थात उनके शरीर में इतना उत्साह, ओज और जोश का संचार है कि वो कभी मुझे वृद्धावस्था से पीड़ित दिखाई नहीं देते। तो देखिए, पिताजी के व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए कवि कह रहे हैं कि उनमें आज भी इतना जोश, इतना उत्साह, इतना ऊर्जा का संचार है कि बुढ़ापा उनको एक क्षण के लिए भी प्रभावित नहीं कर पाता। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, कि पिताजी ऐसे हैं कि आज भी अगर कोई काम हो, कहीं पर जाना हो या किसी आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभानी हो तो आज भी वो दौड़ सकते हैं। जो अभी भी खिलखिलाए, कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों ने कभी उनके चेहरे पर दुख प्रकट नहीं किया, बल्कि वो आज भी हर परिस्थिति का सामना करते हुए हमें मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, और उनके जीवन से हमें हमेशा मुस्कुराने की और संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तत्पश्चात पिताजी के व्यक्तित्व का, उत्साह का, ऊर्जा का चित्रण करते हुए कवि कह रहा है कि मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, कि वो इतने हिम्मत वाले, इतने साहसी और पराक्रमी हैं कि मौत भी एक बार उनके सामने आ जाए तो उसका भी संकोच नहीं करते, उसकी भी हिचक उनके मन में दिखाई नहीं देती। शेर के आगे न बिचके, शेर के समान कितनी कठिन परिस्थिति आ जाए, शेर चाहे उनके सामने आ जाए परंतु वो उससे भी भयभीत नहीं होते, भयभीत होकर के परिस्थितियों का मुकाबला करने से नहीं डरते, वो परिस्थितियों को छोड़ करके नहीं भागते। बोल में बादल गरजता, कि आज भी उनके बोलने में, उनकी आवाज़ में इतना उत्साह है कि ऐसा लगता है कि वो जब बोलते हैं तो मानो बादल गरजते हुए दिखाई देते हैं। काम में झंझा लरसता, झंझा आंधी तूफान जिसे कहा जाता है, और काम की गति को देख करके ऐसा लगता है कि मानो कोई आंधी और तूफान चलता हुआ दिखाई देता है। अर्थात काम में भी इतनी फुर्ती, इतनी जोश, इतना उत्साह, इतनी शीघ्रता दिखाई देती है। अब पिताजी की दैनिक दिनचर्या का चित्रण करते हुए कवि कह रहा है कि आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुग्धर हिला लेकर मुठ उनके मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। क्या कहता है कवि, देखिए कि आज भी उन्होंने रोजाना की तरह गीता पाठ किया होगा, मतलब उनकी धार्मिक प्रवृत्ति की ओर संकेत है कि रोजाना वो किसका पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, और रोजाना शारीरिक कसरत के रूप में क्या करते हैं, 260 दंड लगाते हैं खूब मुग्धर हिला लेकर। और रोजाना की तरह आज भी उन्होंने क्या किया होगा, अपने शरीर की बलिष्ठता के लिए मुग्धर हिलाए होंगे, और आखिरी में उन मुग्धरों के मूठ को मिलाया होगा, अपना शक्ति परीक्षण किया होगा।
तो देखिए, पिताजी के धार्मिक प्रवृत्ति और शारीरिक व्यक्तित्व के विकास के लिए किए जाने वाले प्रयासों का चित्रण भी यहाँ पर किया कि आज भी पिताजी ने रोजाना की तरह गीता का पाठ किया होगा और 260 दंड लगाए होंगे और अपना शक्ति परीक्षण किया होगा। उसके पश्चात उन्होंने अपने हाथों में मुग्दर लेकर के उनको हिलाया होगा और उनकी मूठ को मिलाया होगा। जब कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, और जब वो अपनी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर के, स्वतंत्र होकर मतलब फ्री होकर के जब वो नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू भरे हुए होंगे, क्योंकि उनको अपने पुत्र की याद आ रही होगी और उनकी आंखों से आंसू बरसते हुए दिखाई दे रहे होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कि जिस प्रकार से मुझे सावन के बरसते हुए बादल दिखाई दे रहे हैं, पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी तरह से मेरी आंखों में आने वाले आंसुओं में आज मुझे मेरा घर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। तत्पश्चात अपने बहन भाई को याद करते हुए कवि कह रहा है कि मेरे अतिरिक्त मेरे घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं। उस घर का भुजा मेरे भाई हैं और प्यार कौन है? बहनें हैं। अर्थात उस परिवार की रक्षा करने वाले मेरे चारों भाई भुजा के समान वहाँ पर हैं और बहनें उस परिवार में प्यार का संचार करने वाली है। आज जब वो नीचे आए होंगे तो खेलते हुए या खड़े हुए उनको दिखाई दिए होंगे, उनको नज़र पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कि मेरे पिताजी ऐसे हैं जिनकी उत्साह ऊर्जा देखते ही बनता है, उनको बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी प्रभावित नहीं करता। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर, और जब उनको मेरी याद आई होगी तो अपने 5वें पुत्र का नाम लेकर के वो रोते हुए दिखाई दे रहे होंगे। अर्थात उनकी आंखों से आंसू की धारा बहते हुए दिखाई दे रही होगी। इस प्रकार से कवि ने अपनी वास्तविक स्थिति का चित्रण, अपने पिता के, अपने माता के प्रेम का, स्नेह का चित्रण, अपने भाई और बहनों के प्यार का चित्रण तथा अपनी वस्तु स्थिति का चित्रण इस कविता के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है।